हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑस्मोसिस की बात करी थी, ठीक है, जो कि फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेन। अब हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ लिया हमने, डेल्टा टी बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी ऑस्मोसिस जिसमें पाई इज इक्वल टू सी आर टी। लेकिन एक ख़ास बात है, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है अभी तक, पूरा चैप्टर जो पढ़ लिया हमने सॉल्यूशन, हमने क्या चीज़ कंसीडर नहीं करी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिसोसिएट होता है, सबको पता है ये बात। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? हमेशा डिसोसिएट होता है, ठीक है। अच्छा जी, कोई इलेक्ट्रोलाइट कोई स्ट्रॉन्ग होगा, कोई वीक होगा। अब सुनिएगा, अगर हम कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में कोई भी सॉल्यूट डाल रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, अभी तक हमने ये बात डिस्कस नहीं करी कि वो सॉल्यूट डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा। हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। हमने सिर्फ इतनी बात मानी कि हमने सॉल्यूट डाल दिया सॉल्वेंट के अंदर, वो ना डिसोसिएशन की हमने कंसीडर की ना एसोसिएशन कंसीडर की। लेकिन एक्चुअली में 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। अब वो 3 पॉसिबिलिटी क्या होती हैं? जो भी मैं सॉल्यूट डालूँगा या तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ना वो डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा। हो सकता है वो डिसोसिएट हो जाए। अब डिसोसिएट कैसे हो जाए? मान लेते हैं KCl है, मैं बताऊंगा एग्जांपल। हो सकता है वो एसोसिएट हो जाए। अब अगर वो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, यहाँ पर भी तो स्ट्रॉन्ग और वीक की बात आ जाएगी। कोई स्ट्रॉन्ग होगा, कोई वीक होगा, ठीक है जी। तो अब मेन बात समझिए ज़रा। तो इस सभी चीज़ों के लिए कॉन्सेप्ट आया, वेंट हॉफ ने दिया। Van't Hoff introduces a factor known as I, is called Van't Hoff factor, is called Van't Hoff factor। अब ये I क्या बताता है? It tells the extent of, it tells the extent of डिसोसिएशन और एसोसिएशन। वेंट हॉफ फैक्टर हमें क्या बताता है? कितनी डिसोसिएशन होगी या कितनी एसोसिएशन होगी, किसकी? सॉल्यूट की। ठीक बात है जी। तो ये वेंट हॉफ ने हमारे को चीज़ बताई, क्योंकि आप खुद सोचो। तो अब मैं 3 बातें बता रहा हूँ। अगर I इक्वल टू 1 है, इसका मतलब डिसोसिएशन भी नहीं होगी और एसोसिएशन भी नहीं होगी। एग्जाम्पल, यूरिया। यूरिया में ना डिसोसिएशन होती है ना एसोसिएशन होती है। ग्लूकोज, ना डिसोसिएशन ना एसोसिएशन। अच्छा जी, अगर I 1 से ज़्यादा हो गया, I ग्रेटर देन 1, तो हम बोल देंगे कि डिसोसिएशन हो गई। क्या हो गई? डिसोसिएशन हो गई, वो टूट गया। जैसे कि KCl टूट करके 2 आयंस बन जाएंगे, K+ और Cl-। तो अब यहाँ पर एक और ख़ास बात, क्या? अगर मैं बोलूँ 100% डिसोसिएशन हो गई, अगर मैं बोल रहा हूँ 100% डिसोसिएशन हो गई, तो KCl में टूटने पे कितने आयंस बनेंगे? 2, एक K+ और एक Cl-। तो I हो जाएगा 2। I क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। अब समझो ज़रा, अगर मैं बोलूँ BaCl2 है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो गया, तो इसके लिए I कितना हो जाएगा? 3। कैसे? एक Ba+2 बनेगा और 2 Cl- बनेंगे। अगर मैं कह दूँ Na3PO4 है, टूट गया, 100% टूटा, तो क्या होगा? I क्या हो जाएगा?
3 Na+ बनेंगे, एक PO4 -3 बनेगा, तो इसका आई हो जाएगा 4। ये बात हो रही है कब? जब वो 100% डिसोसिएट हो गया। तो अगर डिसोसिएट हो रहा है कोई भी सॉल्यूट तो उसका आई 1 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा कौन सी चीज़ है। ये बात हो गई डिसोसिएशन की। अब करते हैं बात एसोसिएशन की। अब एसोसिएशन में क्या है, अगर आई <<1 हो तो एसोसिएशन होती है। अब कैसे होती है? एक्चुअली में कई मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, जैसे कि NO2 के 2 जुड़ गए, बन गया N2O4, एसोसिएट हो गए सॉल्यूशन के अंदर। तो इस केस में आई क्या हो जाएगा? 1 से छोटा। अगर मैं बात करूं इथेनोइक एसिड CH3COH के 2 मॉलिक्यूल जुड़ करके डाइमर बन जाता है। क्या बन जाता है? डाइमर। देखिए ज़रा कैसे, इसको एग्जांपल के हम कैसे बता रहे हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH, ये रहा पहला इथेनोइक एसिड, ये रहा दूसरा इथेनोइक एसिड। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो एक मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरीके से बेंजोइक एसिड भी डाइमर बन जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को कि ये भी डाइमर बन जाता है। तो इस तरीके से वेंट हॉफ ने हमें बताया अगर सॉल्यूट अलग अलग तरीके के होंगे तो उनका आई भी अलग होगा। ठीक है यहाँ तक। अब बात आती है, इतना समझ आने के बाद आई होता क्या है। आई के 3 फॉर्मूले हैं। पहला है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अब इसका मतलब क्या है, एबनॉर्मल कौन सा है? तो यहाँ बात समझिएगा ज़रा कि नॉर्मल का मतलब है जो हम ऑब्जर्व्ड करते हैं, जैसे कि इथेनोइक एसिड CH3COOH, CH3COOH का जो भी जोड़ के आएगा वो नॉर्मल होगा। और एबनॉर्मल कौन सा हो जाएगा? क्योंकि ये डाइमर बन गया था, तो डाइमर बनने के बाद वाले का कितना होगा। अब कई बच्चे बोल सकते हैं सर डबल हो गया ये, तो मैं कहूँगा नहीं, डबल तब मान लेंगे जब पूरा का पूरा एसोसिएट हो गया, जब सारे के सारे 2-2 बन गए हैं। जब तक सारे डबल नहीं हुए तब तक हम डबल नहीं मान सकते। हो सकता है 50% एसोसिएट हुआ हो सकता है 60% एसोसिएट हुआ हो, तो उससे निकाला जाता है फिर। दूसरा, अब जो नॉर्मल है वो क्या है? ऑब्जर्व्ड है, मतलब थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ऑब्जर्व्ड मतलब थ्योरेटिकल डेटा। आप सीधा सीधी बात याद रखो, कॉपी में जो निकालेंगे हम वो थ्योरी वाला होगा और जो एक्सपेरिमेंट से निकलेगा वो कैलकुलेटेड होगा। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे को एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया होना चाहिए। अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं दिया जाएगा तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे। तीसरा फॉर्मूला जो है, तीसरा फॉर्मूला वो किस चीज़ के लिए है? वो भी इसी का है। उसमें है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। या डिसोसिएट हो गया या एसोसिएट हो गया, कुछ भी हो, आफ्टर कितने जो भी होना है, बाद में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे अपॉन में पहले नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। ये 3 फॉर्मूले हैं वेंट हॉफ के। लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे यूज़ नहीं होता, कॉन्सेप्ट यूज़ करने का तरीका अलग है। अब कैसे हैं समझे ज़रा, मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ ज़रा। अब एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, वो क्या याद रखनी है? आई जो करना है, आई जब भी आप न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, आई होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे उससे आई पता लगता है हमारे को। जैसे कि मैं एक अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान लेते हैं हम कह रहे हैं हमारे पास सॉल्ट है Na3PO4, इसका हमें आई निकालना है और आई निकालने के लिए इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फ़ा है वो 90% दे रखा है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, Na3PO4 gives 3Na plus PO4 minus 3। इक्विलिब्रियम सबको आता होगा, 1 माइनस अल्फ़ा, ये हो गया 3 अल्फ़ा, ये हो गया अल्फ़ा। तो आई क्या हो जाएगा, इन सब के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल कर दो, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यानी कि 1 प्लस 3 अल्फ़ा। और अल्फ़ा 90% का मतलब कितना हो गया, 0.9। तो वो वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस 3 इंटू 0.9 2.7, यानी कि 3.7 वैल्यू आ गई आई की। इतनी बात सबको समझ आ गई। तो अब वेंटॉफ ने, मैं थोड़ा सा रीकैप कर दे रहा हूँ, वेंटॉफ ने फैक्टर निकाला जो कि हमारे को बताएगा सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है और कितना हो रहा है। उसके हिसाब से हम आई निकालेंगे और जब हमारा आई आ जाएगा तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। तो अब आखिरी में मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की मॉडिफाइड फॉर्म कैसे निकालेंगे। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट काई बी। तो इसके आगे आई लगा दिया राइट साइड में, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी डेल्टा टी बी के बी इंटू एम था, आई लगा दिया। थर्ड फॉर्मूला डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम होता था, आई लगा दिया। और फोर्थ पाई इज इक्वल टू सी आर टी था, हमने आगे आई लगा दिया। तो ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया। ठीक है जी, ये पूरा कॉन्सेप्ट था एबनॉर्मल मोलर मास का। जब भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्यूट के डिसोसिएट होने की टेंडेंसी भी रहती है, एसोसिएट होने की टेंडेंसी भी रहती है। ये डिपेंड करता है नेचर कैसा है सॉल्यूट का, उस हिसाब से हम आई निकालेंगे और आई निकालने के बाद हम सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर देंगे। तो एक बात सबके लिए ज़रूरी, जब भी न्यूमेरिकल करना है बिना आई कंसीडर करे नहीं करना। भले ही हम I1 ले लें लेकिन हम आई हमेशा कंसीडर करके चलेंगे, उससे कभी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये लास्ट टॉपिक था। तो होप आप लोगों को समझ आ गया हो। कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना।